नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एलोफीलिया में। हम लोग स्ट्रेस के बारे में भी पढ़ रहे हैं, साइड बाय साइड स्ट्रेस एंड हेल्थ के बारे में। लास्ट टाइम हमने बहुत बड़ा डिस्कशन किया था कि स्ट्रेस जो है वो कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को के साथ इंटरफेयर करता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ एंड कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। डायबिटीज़ जो है इसके साथ कनेक्ट कर दी गई है, इतना सारा हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कॉग्निशन का और पर्सनालिटी का क्या इन्फ्लुएंस रहता है स्ट्रेस पे। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि ठीक है, फिजिकल इफेक्ट तो है स्ट्रेस के बॉडी पे, इम्यून सिस्टम पे, लेकिन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस इन दैट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर डेली लाइफ। ठीक है, अब जो कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं वो एक इंडिविजुअल को कैसे इंटरप्रेट करते हैं एक स्ट्रेसफुल इवेंट की तरफ, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ, जैसे पर्सनालिटी टाइप है वो कैसे इफेक्ट करेगा, कैन अफेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, कि हम कैसे लेते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ कॉग्निशन, इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निशन ऑन स्ट्रेस। सेकेंड पार्ट में हम लोग पर्सनालिटी का भी इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे स्ट्रेस के ऊपर। ठीक है, तो जो लेज़रस थे इन्होंने हमें एक कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी दी थी। ठीक है, लेज़रस की कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी ऑफ इमोशंस, जिसकी वजह से हम ये चीज़ क्लियर होगी कि कॉग्निशन जो है इसका इन्फ्लुएंस क्या रहता है स्ट्रेस पे। तो जो लेज़रस थे इन्होंने एक मेडिएशनल थ्योरी दी जो क्या सजेस्ट करती थी कि एक इंडिविजुअल्स अप्रेजल ऑफ ए स्ट्रेसर इज़ अ मेजर फैक्टर इन डिटर्मिनिंग हाउ स्ट्रेसफुल दैट स्ट्रेसर बिकम्स। सिंपल, इतने गंभीर शब्दों की तरफ ना जाकर अगर हम इतना ही सुन लें, अप्राइज क्या होता है, अप्रेजल क्या है, एक इंडिविजुअल का जजमेंट क्या है। ठीक है, कि वो किसी चीज़ के को कैसे वैल्यू करता है। ठीक है, किसी चीज़ को या किसी को भी, समबडी और समथिंग, उसको कैसे वैल्यू करता है, या कैसे उनको उनकी क्वालिटी क्या है, उसके बारे में उसकी क्या जजमेंट है, हाउ ही जज द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग और समबडी। ओके, दिस इज़ व्हाट यू कॉल अप्रेजल। तो अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें कि कोई भी इंसान जो है वो एक स्ट्रेस को कैसे लेगा, हर इंसान, हर इंडिविजुअल अपने तरीके का है। ठीक है, उसका जजमेंट का तरीका, हर इंसान का जजमेंट का तरीका भी अलग अलग है। हम लोगों का अपना परसेप्शन है, अपना पर्सनल परसेप्शन जो है बहुत बड़ा फैक्टर रोल करता है, बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है कि हम कैसे डिटर्मिन करेंगे कि कितना स्ट्रेसर जो है हमारे लिए स्ट्रेसफुल है। हो सकता है किसी के लिए सेम स्ट्रेसर जो है बहुत स्ट्रेसफुल हो और कोई उसकी परवाह ना करे। ठीक है, उसने क्या किया कि इन दोनों को, लेज़रस ने क्या किया, लेज़रस ने अप्रेजल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। उसने एक प्राइमरी अप्रेजल बोल दिया, दूसरा सेकेंडरी अप्रेजल बोल दिया। प्राइमरी अप्रेजल में उसने कहा कि इसमें एस्टिमेट किया जाता है कि एक स्ट्रेसर की सिवियरिटी को, और इसको कैसे क्लासिफाई किया जाए एज अ थ्रेट। थ्रेट क्या है, व्हाट इज़ थ्रेट, समथिंग दैट कुड बी हार्मफुल इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में हार्मफुल होने वाला है। या फिर एज अ चैलेंज, कि चैलेंज क्या हुआ कि समथिंग टू बी मेट और डिफीटेड, कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने अभी पाया नहीं है, यू वांट टू मेट दैट चैलेंज, और यू टेक इट एज यू वांट टू डिफीट इट। ठीक है, और फिर आप कहोगे, या फिर हार्म मतलब वो जो लॉस है जो ऑलरेडी हो चुका है। ये प्राइमरी अप्रेजल के तीन हैं। अगर आप लोगों ने पेंसिल कॉपी अपने साथ नहीं रखी है, प्लीज़ पेपर पेन रखिए, अपने नोट्स बनाइए, दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अपने बनाए हुए नोट्स बहुत ही हेल्प करते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि साथ साथ में नोट्स बनाइए। यहाँ तीन टर्म्स हैं प्राइमरी अप्रेजल में, जिसमें थ्रेट, चैलेंज और हार्म आता है। हार्म दैट इज़ द लॉस विच इज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, थ्रेट जो फ्यूचर में हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, और चैलेंज जिसको अभी आपने मीट किया या फिर डिफीट करना है। ठीक है, तो अगर स्ट्रेसर जो है अप्राइज एज ए थ्रेट, अगर वो एज ए थ्रेट अप्राइज किया, आप लोगों ने उसको एज ए थ्रेट जज कर लिया, तो नेगेटिव इमोशन अराइज हो जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन की जो एबिलिटी है थ्रेट के साथ कोप करने की, वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, जिसके एग्ज़ाम आने वाले हैं और उसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है,
तो उसको अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स कैसे लेंगे, एज अ थ्रेटनिंग सिचुएशन। वेयर एज जो ऑलरेडी रेडी है, जिसने प्लान किया हुआ है अपने चैलेंज को मीट करने के लिए, ठीक है, विच हु हैज़ ऑलरेडी प्लान आउट ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी टू मीट दैट चैलेंज, और उसने अच्छे से तैयारी की है, तो उसके लिए ये जो उसकी जो अप्रोच रहेगी दैट इज़ मोर पॉजिटिव एंड लेस स्ट्रेसफुल। ठीक है, जो स्टूडेंट जिसने पढ़ लिया, अच्छे से प्लान किया है, तो वो क्या करेगा, वो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी कि मैं अच्छे से एग्ज़ाम करूँगा, उसके लिए ये रहेगा। ठीक है, और जिसने अभी तक कोई तैयारी नहीं की और जो इससे एज ए चैलेंज ले रहा है, वो क्या करेगा, वो एक पॉसिबल प्लान बना लेगा ताकि उस चैलेंज को मीट कर सके। तीनों सिचुएशंस आ गई। देखो, जिसने पढ़ा नहीं है, सीधा सीधा हाँ में, ठीक है, वो उसके लिए सिचुएशन थ्रेटनिंग हो गई। ठीक है, जिसने पढ़ा नहीं है लेकिन जो कह रहा है कि हाँ भाई मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं पढ़ सकता हूँ, एक पॉसिबल प्लान बना लेगा अपने चैलेंजेस को मीट करने का, तो दैट इज़ व्हाट यू कॉल चैलेंज। ठीक है, उसने इसे एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जिसने ऑलरेडी पढ़ा है, अच्छे से तैयारी की हुई है, उसके लिए इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डू वेल, इजंट इट। सो तीनों कंडीशंस जो हैं इसमें, तीनों का परसेप्शन अपना अपना है। कंडीशन एक ही है, दैट इज़ अपकमिंग एग्जाम्स, लेकिन डिपेंड करता है कि ऑल थ्री सिचुएशंस जो है अलग, तीन पर्सन है, एक की तैयारी है, एक की नहीं है, वो प्लान कर चुका है और ट्राइंग टू मीट दैट चैलेंज, और एक ने अच्छे से तैयारी की है, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, सिंपल। जो उसने दूसरा बताया दैट इज़ सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स द एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू कोप विद स्ट्रेसर, कि कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ताकि हम स्ट्रेसर के साथ कोप कर सकें, ये सेकेंडरी अप्रेजल में होता है। ठीक है, और एक रिजल्ट क्या रहेगा एक अप्रेजल का, वो ये डिटर्मिन करेगा, क्या डिटर्मिन करेगा, लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड इमोशनल रिएक्शन, दोनों को। ठीक है, अब सेकेंडरी अप्रेजल को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगर जिन्होंने थ्रेट को आइडेंटिफाई, जिन्होंने ऐसे लोग जिन्होंने एक थ्रेट को या फिर एक हार्मफुल इफ़ेक्ट को एस्टिमेट किया, ठीक है, मान लिया उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया थ्रेट को या फिर किसी हार्मफुल इफ़ेक्ट को ने आइडेंटिफाई कर लिया, अब वो क्या करेंगे, वो एस्टिमेट करेंगे कि उनके पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ताकि वो स्ट्रेसर के साथ जो है कोप अप कर सकें। रिसोर्सेज हो सकते हैं, सोशल सपोर्ट हो सकता है, मनी हो सकता है, टाइम हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, एबिलिटी हो सकती है, अपनी पर्सनल एबिलिटी टू कोप विद दैट स्ट्रेसर, और एनी नंबर ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज, कोई भी पोटेंशियल रिसोर्सेज जो आपके सामने उस समय अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन दैट थ्रेट। अगर रिसोर्सेज को हम एज परसीव करते हैं एज एडिक्वेट और एबेंडेंट, अगर हमें पता है कि हमारे पास एबेंडेंट या एडिक्वेट मतलब हमारे पास जितने रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है, उस स्ट्रेस के साथ कोप करने के लिए, तो जो डिग्री ऑफ स्ट्रेस है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ठीक है, अपने आप लेस हो जाएगा। अगर तो रिसोर्सेज मिसिंग है या लैक है, तो वो अपने आप स्ट्रेस जो है वो हाई हो जाएगा। सेम एग्जांपल यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम वाली, अपकमिंग एग्ज़ाम वाली। ठीक है, जिसके पास टाइम था स्टडी के लिए एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मटेरियल इन दैट टाइम, उसने सबसे कम स्ट्रेस लिया। ठीक है, लेकिन जिसके पास कम टाइम था और जिसने कुछ भी समझा नहीं था, डजंट फील दैट ही शी अंडरस्टूड ऑल द कंटेंट ऑफ लेक्चर्स कवर्ड ऑन द एग्ज़ाम, जो भी उसको कुछ समझ नहीं थी, तो उसके लिए अपने आप स्ट्रेसर बढ़ गया। ठीक है, जिसने माना कि हाँ भाई मेरे पास टाइम है, मैं अभी कोप अप कर सकता हूँ, तो उसके पास कम स्ट्रेस था। जिसने पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल भी, उसके लिए वो स्ट्रेसर बढ़ गया, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था एट दैट टाइम, उसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या मटेरियल है, क्या समझना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये दो थे पर्सनल सेकेंडरी अप्रेजल एंड व्हाट यू कॉल प्राइमरी अप्रेजल। ठीक है, रिसोर्सेज, सोशल सपोर्ट, मनी, टाइम, एनर्जी, जो भी अवेलेबिलिटी है, उसके बेस पर डिसाइड किया जाता है कि जो स्ट्रेसर है उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है हमारे ब्रेन पे। सेकेंडरी अप्रेजल की, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो सेकेंडरी अप्रेजल होते हैं उसमें एक इंडिविजुअल देखता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रेसिंग सिचुएशन में, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्ट्रेसर से डील करने के लिए उसके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेसर you will deal with the you will react, you will show biological reaction, emotional reactions। ठीक है, और इन रिएक्शंस के चलते सबसे पहले आप क्या देखोगे कि आपके पास
उस स्ट्रेसर से डील करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को वे करने की कोशिश करोगे। अगर तो आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं तो आप उस स्ट्रेसर के साथ डील करेंगे, ठीक है। या फिर आपके पास आपके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं तो यू विल यूज़ दोज एग्जिस्टिंग कोपिंग रिसोर्सेज, और अगर आपके पास नहीं है तो यू विल लुक फॉर द न्यू वन, ठीक है। आप नहीं, अगर इनएडिक्वेट रिसोर्सेज परसीव्ड है और कोई इंसान जो है दैट इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग टू बेयर दैट स्ट्रेस, तो क्या होगा, अगर आपके पास इनएडिक्वेट रिसोर्सेज हैं तो स्ट्रेस होगा उसमें, या तो आप नए वेज ढूंढोगे उस पर्टिकुलर स्ट्रेसर के साथ डील करने के लिए, या फिर रिमेनिंग स्ट्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन परसेप्शन टूवर्ड्स दैट स्ट्रेसर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स हैं और आप थोड़े से नर्वस हैं, तो आपको मतलब एग्ज़ाम इज़ अ स्ट्रेसर, ठीक है, आप थोड़े से नर्वस हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो फैमिली जो है, फ्रेंड्स जो हैं और टीचर्स जो हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। दे विल सपोर्ट यू, दे आर द रिसोर्सेज अवेलेबल एट दैट टाइम टू सपोर्ट यू। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो नोबडी कैन सपोर्ट यू, तो you will remain stressed. Is that clear? So this is all about the primary and secondary appraisal, Lazarus theory of cognitive appraisal. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक की। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।